मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइना पिक्टोरिस, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है पिछले वाले लेक्चर में। अब ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के साथ साथ आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जो वो बातचीत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और आपको मेडिसिन किस तरह मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंजाइना पिक्टोरिस। मैंने एंजाइना पिक्टोरिस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इसके अलावा मैं अभी भी बता देती हूँ कि ये क्या होता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल, फैटी चीज जिसमें बहुत ज्यादा घी हो, तेल हो, रिफाइन हो, जब आप ये बहुत ज्यादा खाते हैं और आपका वजन बहुत ज्यादा होता है और आपका जो दिल है, जो आपका हार्ट है, उसमें मौजूद होती है बहुत सारी नसें और उन नसों में से खून एक जगह से दूसरी जगह पे पास होता है। तो जो हार्ट में जो खून आता है वो सही से नहीं आ पाता है, जिसके कारण हार्ट में खून और खून में मौजूद होता है हमारा ऑक्सीजन, तो दोनों की कमी हो जाती है। जब इन दोनों की कमी होती है तो यहाँ पे सीने के पास दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे खून सही से नहीं पहुँच पाता है। जब वो दर्द होता है तो उसी दर्द को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंजाइना पिक्टोरिस। तो ये क्या होते हैं, इसके किस तरह लक्षण होते हैं और ये किस तरह से हो जाते हैं और क्या क्या अगर आप गलतियां करेंगे तो ये आपके होने के चांसेस, आपके बॉडी में ऐसा दर्द होने का जो चांस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है और मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप जब जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपके सामने डॉक्टर क्या क्या बोलेंगे और आपके पुर्जे पे क्या क्या चीजें लिखी होंगी, इनको भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि करवाने ही पड़ते हैं, डॉक्टर आपको करवाने के लिए बोल सकते हैं। तो पहला टेस्ट, अगर वो सभी टेस्ट को हम साथ में बोले तो उन सभी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उन सभी टेस्ट को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली टेस्ट, जो आप सभी समझते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक आम आदमी भी है तो इस फील्ड से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है, फिर भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, जो प्रोसीजर होती है वो बहुत सारी होती है, जिनमें पहला क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं ईसीजी। आप सुने होंगे, ईसीजी बोलते हैं डॉक्टर करवाने के लिए, जिससे कि क्या होता है, जिससे आपका हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है। जैसे कि हार्ट को पंप करना है, हार्ट में 4 तरह का चेंबर होता है। अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, ये मैंने बनाया रफली, ठीक है, तो इस तरह 4 भाग में ये बटा हुआ होता है। जब 4 भाग में ये बटा हुआ होता है तो ऊपर वाला जो दोनों भाग है वो साथ में ही इस तरह से होता है, जैसे इस तरह से साथ में इस तरह से हुआ, तो नीचे वाला थोड़ा फैल जाता है, फिर नीचे वाला बंद होता है तो ऊपर वाला फैल जाता है। तो जो दोनों ऊपर वाला भाग है वो साथ में बंद होते हैं, तब उस टाइम में उसी समय साथ में ये जो नीचे वाला है वो फैला हुआ होता है, और जब नीचे वाला बंद होता है तो ऊपर वाला फैल जाता है। इस तरह क्या होता है, हार्ट का एक सिस्टम है, जैसे वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका सिकुड़ना है और जो इसका फैलना है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, और जब उसमें गड़बड़ी आएगी तो हम उस गड़बड़ी को ईसीजी के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं। उसमें जो हार्ट का फैलना सिकुड़ना है वो कुछ इस तरह दिखाया जाता है, जैसे कि एक लंबी सी लाइन हो गई, देखिए यहाँ पे लंबी सी लाइन है और यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ईसीजी की पढ़ाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो हार्ट का फैलना है और जो हार्ट का सिकुड़ना है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, और उस गड़बड़ी को हम किससे पकड़ते हैं, ईसीजी के माध्यम से पकड़ते हैं। एक मशीन आती है जिसके माध्यम से तुरंत पता लग जाता है डॉक्टर को कि आपके हार्ट के सिकुड़ने और फैलने में प्रॉब्लम है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। अब यहाँ पे 2 शब्द है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 3 शब्द है और मेनली यहाँ पे 2 शब्द है। कैसे, इको का मतलब होता है साउंड, आवाज जो हम सुनते हैं, ठीक है।
कार्डियो मतलब हमारा है हार्ट से संबंधित, और ग्राफी मतलब उसका ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर जब हार्ट जब हमारा फैलता है और सिकुड़ता है तो आप अगर कान लगा करके सुनेंगे किसी के सीने के पास तो आपको आवाज आएगी। तो वो जो आवाज है उस आवाज को एक पेपर पे वो ग्राफ बन के निकलता है, उसी को हम बोलते हैं ग्राफी। क्योंकि ये हार्ट का आवाज है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। तो ये जो फैलता है और जो सिकुड़ता है उसका भी एक रिदम में आवाज निकलता है, एक टोन होता है, और उस टोन में जब गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, तो हम उसको इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से पकड़ेंगे, देखेंगे कि क्या उस टोन में प्रॉब्लम है। अगर उस टोन में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट कैसे फैलती सिकुड़ती है, उसमें प्रॉब्लम है तो भी हम जान जाएंगे कि हार्ट में हमारी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, चेस्ट एक्सरे, सीने के आसपास, क्योंकि हमारा जो दिल होता है वो सीने के आसपास होता है, तो हम सीने के आसपास के सभी जो नसें हैं, जो कैसे वहाँ पे खून बह रहा है, कैसे वहाँ पे हार्ट तक खून पहुँच रहा है, कैसे हार्ट से सीने तक खून पहुँच रहा है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम सीने के आसपास पूरा क्या करेंगे, हम उसका एक्सरे करवाएंगे, ताकि हम देख पाए कि क्या कहीं पे कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक खून नहीं पहुँच पा रहा है। इसके बाद क्या, एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट। एक जो आप देखते हैं कि दौड़ने वाला होता है और एक कंटिन्यूअस लोग उस पर दौड़ते हैं जो जिम वगैरह में होते हैं और दोनों तरफ से हैंडल होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें कंटिन्यूअसली लोग दौड़ते हैं क्योंकि आजकल स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो वहाँ पे उस मशीन के माध्यम से वो एक्सरसाइज करते हैं दौड़ करके। जो वो मशीन अगर चालू हो जाता है तो दोनों साइड पकड़ के वो कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं और वो मशीन आगे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ रहता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट। हम अगर हार्ट में किसी की प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति को उस एक्सरसाइज करवा करके देखेंगे, क्योंकि अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो एक्सरसाइज करते ही वो बहुत ज़्यादा हांफने लगेगा। क्योंकि उस टाइम जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम व्यायाम करते हैं, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करना हमारे बॉडी का काम है, हमारे हार्ट का काम है। लेकिन अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो वो जो ऑक्सीजन का ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमें पता लग जाएगा, उस व्यक्ति में हमें देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा हांफ रहा है, वो और ज्यादा व्यायाम नहीं कर पा रहा है और उसको सीने में दर्द भी होने लगेगा। इससे हम जान जाएंगे कि उस व्यक्ति के दिल में प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो भी ब्लड वेसल्स है, जो भी इस हार्ट में जो नसें आई हुई हैं, खून की जो नली है उसमें खून किस तरह से बह रही है, क्या एक प्रॉपर जिसका वो रास्ता है, जैसे वो रास्ता है, क्या उसी रास्ते से बह रही है या फिर नहीं, या फिर किसी नली में छेद हो गया है, या फिर कोई नली बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है जिसके कारण ब्लड आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है और हार्ट को, हमारे दिल को वो ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो हम इसमें ये चीज़ें चेक करते हैं। कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट में जो भी नसें पाई जाती है, दो तरह की होती है, एक आर्टरी, एक वेन। जो आर्टरी होती है उसमें से ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है और जो वेन होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बहती है। जो ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है उसको हम बोलते हैं शुद्ध खून और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बहती है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध खून। तो जो हमारा हार्ट है वो पूरे शरीर को आर्टरी के माध्यम से शुद्ध खून पहुंचाता है और हमारे हार्ट तक वेन के माध्यम से यानी कि अशुद्ध खून हमारे हार्ट को मिलता है और फिर हार्ट लंग्स को, हमारे फेफड़े को भेजता है वो अशुद्ध खून, ताकि वो फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के आए और फिर वापस से ऑक्सीजन आता है हमारे हार्ट में और फिर हमारा जो हार्ट है वो फिर हमारे पूरे बॉडी को भेजता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है। तो जो भी नसें पाई जाती है हमारे दिल में उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी या फिर कोरोनरी वेन। ठीक है, तो इसी का बात है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी मतलब इसमें जो भी नसें पाई जाती है उसमें ब्लड का किस तरह बहाव हो रहा है, इन चीज़ों को हम चेक करते हैं। इसके बाद क्या आ गया, हॉल्टर मॉनिटरिंग। इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम देखते हैं कि जो हार्ट का रिदम है, हार्ट किस तरह से, पहले एक तो इसका एक पैटर्न है कि पहले ये सिकुड़ेगी तब ये फैलेगी, जब ये फैलेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये जो पैटर्न है, अगर उस पैटर्न में गड़बड़ी है, उस रिदम में अगर गड़बड़ी है तो हम क्या चेक करते हैं, तो हम उन माध्यम से, हॉल्टर का मतलब होता है कि एक छोटा सा एक फ़ोन की तरह, इस तरह सेल की तरह, जैसे पहले क्या होता था कि जो फ़ोन टाइप का होता था उसमें से एंटीना निकला होता था पहले वाले फ़ोन में, सेम वैसे ही होता है और उसको दिल के पास लगाते हैं, गले में पहना देते हैं और फिर हम चेक करते हैं उसके हार्ट के रिदम को।
एर्गोनोविन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो भी नसें यहाँ पे हार्ट में पाई जाती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो किस तरह से इस तरह सिकुड़ रही है। अगर वो ज़्यादा सिकुड़ने लगेगी, जैसे यहाँ से अगर ये नली है और ये हमारे दिल तक आई, तो अगर यहाँ से खून बह रहा है तो अगर ये ज़्यादा सिकुड़ने लगेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, खून को पास होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एर्गोनोविन टेस्ट में हम यही देखते हैं कि क्या जो नली हमारे हार्ट में पाई जाती है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, कुछ ज़्यादा सिकुड़ तो नहीं रही है, और जब वो सिकुड़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो नैरो हो गई है। नैरो का मतलब होता है सिकुड़ना, NARROW, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसको हम पेट बोलते हैं और स्कैनिंग होती है ये। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो भी यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो हमारी जो दिल होती है उसमें 3 लेयर होते हैं। बाहर वाला जो होता है वो होता है पेरिकार्डियम, बीच वाला जो होता है वो मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाले को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो जो तीनों लेयर है उसमें सही से, और स्पेशली मायोकार्डियम में सही से वो ब्लड सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या फिर नहीं। तो इन चीज़ों को हम पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, पहला तो ये कि हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे जो भी आर्टरी पाई जाती है, जो भी वेन पाई जाती है, जो भी खून की नली पाई जाती है उसमें जाकर के वो बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जमा होने लगती है, जिससे कि वो जो नली है उसमें जमाव होने लगता है प्लेग का, उसको हम बोलते हैं प्लेग। जब वो इकट्ठा हो जाती है और जो ब्लड पास होता है वो ब्लड सही से पास ही नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारे दिल को खून नहीं मिल पाता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करेंगे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना ज़्यादा है, और चूंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल है इसीलिए ब्लड की जो रफ्तार है वो भी कम हो जाती है। अब बायोमेकर्स की चेक करेंगे। बायोमेकर्स को हम क्यों चेक करेंगे, बायोमेकर्स हमारे ब्लड में तब निकलता है जब हमारे हार्ट में या फिर हार्ट की जो नली होती है उसमें अगर कुछ डैमेज हो रहा होता है या फिर डैमेज होने की कंडीशन होती है, डैमेज होने की जब स्थिति बन जाती है उस टाइम में हमारे बॉडी में बायोमेकर्स रिलीज होता है, बायोमेकर्स बनने लगता है। क्योंकि यहाँ पे हार्ट की जो नली है और हार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है तो हमारा बॉडी पहले से ही उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और हमारे बॉडी में बायोमेकर्स बनने लगते हैं। अब बायोमेकर्स में एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उसका उदाहरण क्या है, ट्रोपोनिन और दूसरा है होमोसिस्टीन, इसके अलावा भी है। अब विटामिन बी, विटामिन 9 और विटामिन 12, B6, B9 और B12, अगर इन सभी की डिफिशियंसी होगी, अगर इन सभी की बॉडी में कमी होगी तो उस टाइम भी हमारी जो नली है, हार्ट की नली है, उस पर फर्क पड़ता है। तो क्या उसकी कमी है, इन चीज़ों को हम चेक करेंगे। क्या हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो इन चीज़ों के माध्यम से हम ब्लड को टेस्ट करेंगे। क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को चेक करना है तो हम ब्लड की टेस्टिंग करेंगे। आपने सारे प्रोसीजर तो करवा लिए, अब आपको दवाइयाँ कौन कौन सी मिलेंगी, दवाइयों के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो हम उसको बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हम बोलेंगे कि हमें किसी को दवाई देनी है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो दवाई होती है हम बीमारी के अकॉर्डिंग देते हैं। बीमारी का जो किस तरह का स्टेज है, पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, या फिर कैसा स्टेज है, बहुत ज़्यादा गंभीर है या फिर बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है, अभी उसका शुरुआती स्टेज है, इन सभी के बारे में सोच करके ही मेडिसिन देनी है। किसी को भी बहुत ज़्यादा हाई पावर का कोई भी ये नहीं बोलना है कि आप ये टैबलेट लीजिए और एकदम हाई डोज में खाइए, हाई अमाउंट में खाइए, क्योंकि हमें पता है कि हर एक दवाई का साइड इफेक्ट भी है। तो हमें किसी के जान से खेलना नहीं है, हमें बिल्कुल सही दवाई देनी है। और आप डॉक्टर के भरोसे ना रहे, आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या दवाइयां हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि एक तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं उस बीमारी के खिलाफ, हम दवाइयों का मैनेजमेंट करते हैं, दवाइयों का संग्रह करते हैं, उसके बाद हम देते हैं। हर एक व्यक्ति पे अलग अलग दवाई सूट करती है। अगर एक ही बीमारी बहुत सारे लोगों को है तो उसकी गंभीरता अलग होगी, अलग अलग लक्षण थोड़े बहुत देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, जो बॉडी की कैपेसिटी है उसको पचाने की वो अलग अलग हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं पहला तो ये कि फार्माकोलॉजिकल, हम सभी जानते हैं कि फार्मा का मतलब है कि दवाई,
मतलब जो जिसमें हम क्या देंगे, जिसमें हम दवाइयाँ देंगे उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। और जिसमें हम उसको सलाह देंगे, दवाइयाँ हम उसको नहीं देंगे और हम उसको बोलेंगे आप ध्यान रखिए, या फिर अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती है तो नर्स उसका अगर ध्यान रख रही है तो हम उसको बोलेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, इसमें दवाइयाँ हम नहीं देते हैं, इसमें हम उसको सलाह देते हैं और साथ ही साथ उसको क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या उसको चीज़ें बरतनी है, ये चीज़ हम उसको बताते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, सबसे पहले हम फार्माकोलॉजिकल में उसको क्या देंगे, सबसे पहले हम उसको देंगे ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि उसके बॉडी में क्या चीज़ की कमी है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे ऑक्सीजन थेरेपी। अगर हम उसको ऑक्सीजन देंगे तो उसके सीने में जो बहुत तेज़ दर्द है, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस में बहुत तेज़ दर्द होता है पेशेंट को, तो अभी उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द है, इसका मतलब है कि उसको अभी तुरंत उसको राहत चाहिए। तो उसके लिए हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि जो उसके हार्ट का डिमांड है, उसके दिल का डिमांड है, वो पूरा हो सके और थोड़ा वो आराम कर सके जब हम उसके हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तब, ठीक है। दूसरा क्या दे सकते हैं, दूसरा हम दे सकते हैं कोरोनरी वेसोडायलेटर। अब इस शब्द का क्या मतलब है, कोरोनरी वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर। कोरोनरी वेसोडायलेटर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी खून की नली होती है वो दो प्रकार होती है, एक आर्टरी और एक वेन। तो यहाँ पे क्योंकि ये दिल में पाई जा रही है ये सभी नली, तो हम उसको बोलेंगे कोरोनरी। और वेसोडायलेटर, वेसो मतलब ये जो खून की नली है इसको हम बोलते हैं वेसल्स, वेसल्स बोलते हैं। और डायलेटर का मतलब होता है डायलेशन, मतलब किसी भी चीज़ का फैलाव। तो क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है एक परत। अब उस परत को हमने क्या बोला था, उस परत को हमने बोला था प्लेग, PLAQUE, प्लेग, क्योंकि वो जमाव है जिसके कारण ब्लड सही से दिल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे हमने उसको बोला था प्लेग, ठीक है। तो वेसल्स में डायलेशन के लिए हम एक मेडिसिन देंगे, ठीक है। वेसल्स में फैलाव के लिए हम एक मेडिसिन देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी वेसोडायलेटर। इसमें हम क्या एग्जांपल देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए ये जो दवाई है वो सभी स्टेज में काम नहीं करेगी। मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। तो जो पहला प्रकार था जिसमें मैंने उसको बोला था कि स्टेबल एंजाइना है, उसमें ये चीज़ें काम आएगी, उसमें ये दवाई काम आएगा। अगर दूसरा प्रकार होगा तो उसमें ये जो दवाई है ये काम में नहीं आएंगी। और इस दवाई को कैसे खाना है, इसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। जब भी सीने में दर्द होता है तो ये दवाई को लेकर के अपनी जीभ के अंदर रखना है, टंग के अंदर रखना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो दर्द है वो धीरे धीरे करके आपको आराम मिलेगा। अब ये जो जिसमें ये दवाई खाते हैं उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर लेते हैं कोई, या फिर आप बहुत ज़्यादा भारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप दौड़ जाते हैं, तो उस टाइम में सीने में दर्द होने लगता है। ये उस वाले प्रकार के लिए है, ये दूसरे वाले प्रकार के लिए ये दवाई नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आ गई, बीटा ब्लॉकर्स में आ गई, सबसे पहले आ गई हमारी प्रोप्रेनोलोल, प्रोपेनोलोल। सबसे पहले कौन सी आ गई, प्रोपेनोल। दूसरा क्या आ गई, मेटोलोल। तीसरा क्या आ गई, पहला क्या है, पहला है प्रोपेनोल। ये वाली दवाई हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स अगर बहुत तेज सीने में दर्द है तो। उसके बाद हम क्या देंगे, मेटोलोल। और उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, एटिनोलोल। तो इन तीनों दवाई को, अब दवाइयों का नाम क्या है देखिए ध्यान से, प्रोपेनोलोल, मेटोलोल और एटिनोलोल। अब ये तीनों जो दवाई है ये जब बहुत तेज सीने में दर्द हो तो हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं। उस व्यक्ति को अगर हम इन तीनों को साथ में बोले तो हम बोलेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, बीटा ब्लॉकर्स। इसके बाद हम क्या दे सकते हैं, इसके बाद हम दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एक दवाई आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाद में लिख दूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साथ ही साथ अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हो गई, उसके बाद है चौथा है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की स्पेलिंग क्या है, CALCIUM, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे ये देख लें कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या क्या है। निफेडिपिन, क्या है, नाइफेडिपिन, पहला है दवाई नाइफेडिपिन। दूसरा क्या है, दूसरा है एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन।
पहला क्या था, पहला है नाइफेडिपिन और दूसरा क्या है एम्लोडिफिन और तीसरा क्या है आइसोसॉर्बिक, ये एस है, आइसोसॉर्बिक मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिक मोनोनाइट्रेट। तीसरा दवाई ये है, ये किस में आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। तो आपको इन दवाइयों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे और होगा निकोरेंडिल, तो ये किस में आ गया, ये आ गया हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। आप चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहला क्या था ऑक्सीजन थेरेपी, दूसरा क्या था कोरोनरी वेसोडाइलेटर जिसमें हमारा था नाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा क्या था बीटा ब्लॉकर जिसमें क्या था प्रोपेनोलोल, मेटोलोल और एटिनोलोल। ये जो तीनों था, ये तीनों क्या करती है, ये तीनों ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती है ताकि हार्ट जो हमारा है उस पर जो लोड है वो कम हो जाए। इसके बाद क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें हमने 4 दवाइयों को देखा है। वो पहला क्या है नाइफेडिपिन, एम्लोडिपिन और आइसोसॉर्बिक मोनोनाइट्रेट। इसके अलावा क्या है नाइकोरेंडिल। ये जो दवाइयां हैं ये सभी क्या करती है, ये जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड की जो डिमांड है, जो हमारे हार्ट की डिमांड है और ब्लड की डिमांड है कि वो ज़्यादा जाए हार्ट में, इसको ये कम कर देती है। और साथ ही साथ हमारे जो दिल पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, हमारे बॉडी में सही से, हमारे हार्ट में सही से खून नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी सभी परत में सही से नहीं जा पा रहा है, उसको ये क्या करती है, उसको ये कम कर देती है। एक तरह से अगर हम बोले तो हार्ट के, हमारे दिल के ऑक्सीजन की डिमांड को ये कम कर देती है, ये जो दवाइयां हैं वो। तो इससे क्या होता है कि हार्ट पे जो लोड अभी पड़ा हुआ है, मतलब हार्ट को सही से नहीं मिल रहा है ब्लड, अब जब ब्लड नहीं मिला है तो ब्लड में होता है ऑक्सीजन, मतलब उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ब्लड को अपने तक लाने के लिए। तो वो जो लोड है वो ये सभी दवाइयां कम कर देती है। इसके अलावा हम क्या क्या और दवाइयां दे सकते हैं, इसके अलावा हम दे सकते हैं एंटीप्लेटलेट। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा एंटीप्लेटलेट, प्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। अब एंटीप्लेटलेट का क्या मतलब है, बॉडी में हमारे खून में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। जब ये प्लेटलेट हमारे खून में होती है तो अगर हमारी उंगली कट जाती है और थोड़े देर के बाद हम देखते हैं कि उसमें से खून निकलना बंद हो गया है और वो खून जम गया है ऊपर से, अगर हम देखेंगे तो वो जमना किसके कारण हो पाता है, वो जम कैसे जाती है, तो हमारे खून में प्लेटलेट होती है, इसके कारण वो जम जाती है। तो जब हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम होती है, खून की मात्रा कम होती है, और जब खून की मात्रा कम होती है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो हार्ट में जो भी चीजें अभी पाई जा रही है, जो भी खून अभी है, वो क्या हो रहा है, वो हार्ट तक खून पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जो बचा खुचा भी खून है हार्ट में तो वो जम ना जाए, वहां पे प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा हो गई है और आरबीसी की कम हो गई है, क्योंकि बॉडी से हार्ट तक आरबीसी नहीं जा रहा है, मतलब जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, जो हमारा खून है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और हार्ट में जो प्लेटलेट है, जो थोड़ा बहुत भी अगर उसमें प्लेटलेट बचा हुआ है या फिर खून बचा हुआ है, तो वहाँ पे जो प्लेटलेट है वो खून को ना जमा दे, वो खून को नहीं जमाए। और एंटीकोगुलेंट का मतलब यही है कि वो खून ना जमे। इसके लिए हम क्या देते हैं, इसके लिए भी हम दवाई देते हैं ताकि जो ब्लड की जो एक फ्लो बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है कि वो पूरे तक जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो एक नली जो है हार्ट तक जाने वाली, वो थोड़ी सी चिपक गई है, वो थोड़ी सी वहाँ पे सिकुड़ गई है। तो सिकुड़ने के कारण वहाँ पे जमाव ना हो जाए खून का, इसके लिए हम एक दवाई देंगे। और वो दवाई कौन सी होगी, वो दवाई होगी एस्प्रिन हो सकती है, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा हो सकता है हिपैरिन, उसके बाद होगा क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देती ट्राइक्लोपिडिन, टाइक्लोपिडिन। तो क्या क्या हो गया, एस्प्रिन हो गया, हिपैरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, और एक दवाई हो गई टाइक्लोपिडिन। तो ये जो सभी दवाई है ये देने के कारण क्या हो जाता है कि जो भी खून है हार्ट में या फिर जो भी खून बह रही है, अगर कहीं से सिकुड़ भी गई है कोई नली, तो
ये जो सिकुड़ी हुई नली है वहाँ पे जाकर के ये खून को नहीं जमने देगी। और ये जो सभी दवाई है वो थोड़ा सा खून को पतला बना देती है ताकि सिकुड़ी हुई जगह से भी वो पास कर जाए। क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब 5 हमने दवाइयाँ देख ली थी, उसके बाद हम क्या देखेंगे, छठा हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई हम देंगे, उसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसमें क्या क्या आ गया, इसमें सबसे पहले आ गया हमारा स्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है। नियासिन, बाइल एसिड रेजिन्स। इसके बाद क्या आ गया, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। अभी मैं आपको समझाऊंगी फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। इसमें अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा हो गई है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, इसीलिए हमारे दिल में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन सी मेडिसिन देखें, यहाँ पे हमने देख लिया है कि पहला क्या है, पहला है स्टैटिन के बाद क्या है नियासिन के बाद है बाइल एसिड रेजिन्स, उसके बाद क्या है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स और फिर है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। अब इन सभी से क्या होगा, इन सभी से ये होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी भी है वो क्या होगी, वो ये जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स है उससे और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ब्लड उसको अवशोषित नहीं करेगा और एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये जो सभी है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है ताकि अभी जितनी स्थिति बनी हुई है उससे ज़्यादा वो और ज़्यादा गंभीर ना हो जाए। ये वाला तो हो गया है जिसमें हमने दवाइयाँ दी पेशेंट को, लेकिन इसके अलावा ये है कि सलाह हम क्या क्या देंगे, मतलब कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल में हम क्या क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे रेस्ट करने के लिए। पहला तो वो कि रेस्ट करेगा, दूसरा उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर का मतलब है ईसीजी, मतलब देखिए जो उसकी जो स्थिति खराब है दिल की, तो दिल की हमेशा मॉनिटर करते रहना है, मतलब उसको हमेशा देखते रहना है, एक स्क्रीन पे कंप्यूटर पे उसको देखते रहना है कि जो उसका दिल है वो कैसे काम कर रहा है लगातार। इसके बाद हम क्या देंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि वो एक साथ में बहुत ज़्यादा खाना ना खाए, भूख से थोड़ा सा कम खाए, तो उसको अवॉइड करना है लार्ज मील और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है उसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेल्दी फूड, जिसमें हम उसको बोलेंगे कि अनाज खाने के लिए, हरी सब्जियाँ खाने के लिए, इसके अलावा रोटी खाने के लिए जो उसका आटा हो वो बहुत ज़्यादा महीन ना हो, वो थोड़ा सा दरदरा हो। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, फ्रूट्स खाए। इसके अलावा हम बोलेंगे कि आपका जो ब्लड है वो अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कि प्रॉपर आप एक मेडिकेशन लीजिए, जो प्रॉपर मेडिकेशन उसको लेना होगा, जो भी उसकी टाइम टेबल होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने के लिए तो हम लिख देते हैं अवॉइड हेवी एक्सरसाइज, जो बहुत भारी एक्सरसाइज है वो अभी अचानक से ना करे वो। तो इन सभी चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे दवाइयों के साथ साथ, अगर इसके अलावा कोई भी और बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो पहले उनको ठीक करवाएं। दवाइयों की तो बात हो गई, लेकिन अगर जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है और कोई भी दवाई उस पर काम नहीं कर रही है, कोई भी दवाई से उसका जो बीमारी है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो अगर ठीक नहीं होती है, तो लास्टली हम क्या करते हैं, लास्टली हम सर्जरी करते हैं। और सर्जरी में बहुत सारी सर्जरी होती है अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है तो। ठीक है, सर्जरी में क्या क्या होती है, बहुत सारी होती है, जिसमें से मैं आपको कुछ बता रही हूँ। पहला क्या है, पहला होता है हमारा कोरोनरी, ये आर है, कोरोनरी आर्टरी, एक मिनट, ARTERY, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, या फिर हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CABG, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे,
CABG। अब ये जो CABG है वो क्या है? कोरोनरी मतलब जो हार्ट में जो भी नली पाई जाती है खून की वो हो गई। उसके बाद क्या है? आर्टरी समझ गए कि जो खून की नली है और जिससे खून हार्ट तक पहुंच रहा है। मतलब खून क्या कर रही है, जिससे हार्ट क्या कर रही है कि पूरे बॉडी में ये है आर्टरी जो है वो सभी में पाई जाती है, हार्ट में भी होती है, और इस आर्टरी में ऑक्सीजन वाली ब्लड बह रही है। ठीक है। बाईपास सर्जरी इसका मतलब होता है कि हाथ या फिर पाँव या फिर सीने के आसपास कहीं से भी आर्टरी या फिर वेन, जो खून की नली होती है वो दो प्रकार की होती है। अगर आर्टरी की ज़रूरत है, यहाँ पे आर्टरी की बात हो रही है, तो आर्टरी को निकाल करके अगर हाथ से निकालेंगे तो हम बोलेंगे उसको कि रेडियल, RADIAL, उसको हम बोलेंगे रेडियल। अगर हम पैर से निकालेंगे मतलब लेग से, उसको हम बोलेंगे सिफेनस। वो जो आर्टरी होगी उसको हम बोलेंगे सिफेनस। अगर हम लंग्स के आसपास से निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे चेस्ट एरिया। तो इन तीनों एरिया से हम क्या करेंगे? इन तीनों एरिया से हम जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, या तो आर्टरी या फिर वेन्स, उसको हम निकाल करके हार्ट में जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो गई है, मतलब समझिए आप ध्यान से, ये है हमारी हार्ट, ठीक है, ये है हमारी हार्ट, और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये अगर आर्टरी है, ठीक, ये अगर आर्टरी है, अगर ये आर्टरी है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई है, या फिर समझ लीजिए कि यहाँ आर्टरी है, यहाँ, ठीक है, चलिए, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई है, यहाँ से छोटी छोटी जो आर्टरी जाती है या फिर इधर आती है, तो ब्लॉकेज हो गई है, तो क्या करेंगे? तो हाथ या पाँव से, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई है यहाँ पे, तो क्या करेंगे कि आर्टिफिशियली अलग रास्ता बना देंगे। यहाँ से फिर खून जो है वो सीधे यहाँ पे हाथ पाँव से निकाल करके यहाँ पे जोड़ देंगे, ताकि जो खून है यहाँ पे तो रास्ता बंद हो गया है, अब यहाँ से खून आए और सीधे यहाँ से पास होते हुए फिर हार्ट में ये घूमने लगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एक अलग नस को जोड़ देते हैं। हार्ट में जो नस है जो ब्लॉक हो गई है उसके जगह पे अलग ही नस को जोड़ देते हैं, या तो हाथ से निकाल के जिसको हम बोलते हैं रेडियल, या फिर पाँव से निकाल के जिसको हम बोलते हैं सिफेनस, या फिर हम चेस्ट से लंग्स के आसपास, सीने के आसपास की जो नसें होती है वहां से हम नस को निकाल करके अलग ही रास्ता बना देते हैं। जहां पे ब्लॉक है उसके जस्ट पीछे नस को लगा देते हैं, और फिर जहां पे उसका खून जा रहा है वहां तक वो नस को जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो ब्लड है, जो ब्लड की रफ्तार है, वो सीधे यहाँ से यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से बह के जिसको जहाँ जाना है वहां पे चली जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। अब दूसरा क्या है? दूसरा हम देख लेते हैं क्या है? परक्यूटेनियस। अब स्पेलिंग देख लीजिए, PERCUTANEUS, ठीक है, NEOUS। तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिना, TRANS, ट्रांसल्यूमिना, LUMINA, ट्रांसल्यूमिना। इसके बाद क्या हम लिखेंगे? एंजियोप्लास्टी, ANGIOPLASTY, एंजियोप्लास्टी, या फिर हम उसको लिख सकते हैं बलून एंजियोप्लास्टी, बलून एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? इसमें यही चीज़ होती है कि अगर ये हमारा दिल है, ये दिल हो गई, इसके बाद इसमें से अगर एक आर्टरी है आ रही है, या फिर छोटी छोटी जो नसें हैं ये अगर इसमें से निकली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है ब्लॉकेज। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई है तो हम क्या करेंगे? तो हम एक कैथेटर होता है। अब कैथेटर हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि ये चीज़, ये जैसे मार्कर है वैसे ही क्या होता है? सेम टू सेम ऐसे ही होता है। ऊपर में पतला सा होता है और इस तरह, अगर ये इसका हम मान लें कि ये इसका पीछे वाला भाग है, ये तो थोड़ा सा मोटा है, ऊपर में पतला सा होता है, और जो नीचे की तरफ जब ये जाता है तो इसको हम क्या करते हैं कि बहुत पतली सी होती है, और उस पतली सी में एक छोटा सा बलून लगा होता है, जैसे कि हमारा गुब्बारा होता है, जो हम गुब्बारा को फुलाते हैं, सेम इसी तरह बलून इधर से लगा हुआ होता है। अब मान लीजिए कि ये जो पतला सा है, पतला सा इसमें ऐसे गया, ये ब्लॉकेज है। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरी ब्लॉक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो जनरली परत बनती है वो क्या होती है? वो साइड से ऐसे होती है, ये साइड से और ये साइड से। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल चिपकती इसी तरह है, पहले दोनों सिरे से अंदर की तरफ परत बनते उसके बाद धीरे धीरे जाकर के ये ब्लॉक हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गई है तो मतलब एक तरह से पूरी ब्लॉकेज ही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी? ये इस तरह जाएगी और इसके जो बीच में है इसके बीच में घुस जाएगी, ऐसे गई।
अब क्या करेगी, इसके बीच तक आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो जो एक तरह तो कोलेस्ट्रॉल ही तो है, जो हम खाते हैं वही चीज़ तो यहाँ पे जमा है। तो ये एक तरह से पत्थर तो नहीं है कि ये हटेगा नहीं। तो जैसे ही ये चीज़ गई तो वैसे ही जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो थोड़ा सा दबा, और ये क्या कि ये जो कैथेटर है ये बीच में अपना जगह बना ली। और फिर ऊपर से हम बलून को, ऊपर से एक आता है, इंस्ट्रूमेंट में ही लगा होता है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऊपर से क्या करते हैं, जैसे ही जाता है और हम क्या करते हैं कि इस बलून को, इसमें लगा हुआ बलून, इसको हम फुला दिए। जैसे ही ये बलून फूल जाता है तो ये जो दोनों इधर जमा हुआ है वो थोड़ा सा दब टाइप का जाता है, मतलब फूला और ये थोड़ा सा दब गया। अब जैसे ही ये दबता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बन गया है, क्योंकि हम जो घी खाए हैं, हम जो तेल खाए हैं, हमने जो रिफाइंड खाई है वही तो जाकर के यहाँ पे जमा है। तो ये पत्थर नहीं है कि ये हटेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये बलून गया और जैसे ही ये बलून फूला, तो जब ये बलून फूला उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भी हमने खाया है और जो यहाँ पे जम गया है वो थोड़ा सा चपटा टाइप का हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट को, हमने एक आर्टिकल को ऐसे करके घुसाया और फिर बलून को फुला दिया। तो क्या कि बलून उस पर दबाव बनाई, जब उस पर दबाव बनाई तो वो थोड़ा सा पचक गया। जब ये यहाँ पे पिचक गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। लेकिन ये सर्जरी हम करवा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाते रहेंगे तो ये फिर से बाद में जाकर के क्या होगी, बाद में जाकर के ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो हम उसको बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी। लेकिन ये भी एक टाइप की सर्जरी है जिसको हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, कोरोनरी स्टेंट। कोरोनरी स्टेंट। अब स्टेंट का क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी हमने क्या किया कि एक इंस्ट्रूमेंट को डाला, उसके ऊपर बलून है। अब बिल्कुल यही चीज होगी, ठीक है, उसके ऊपर बलून भी होगी, लेकिन उस बलून के ऊपर क्या होगा, उस बलून के ऊपर एक चीज होगा, उस बलून के ऊपर एक जाल टाइप से लगा हुआ होगा, थोड़ा सा मेटल का बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐसे रहा, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे इधर से गोल, ऐसे इधर से गोल, जैसा कि कंगन होता है जो बीच में छेद सा होता है, आपने देखा होगा, वो जो कंगन टाइप का होता है, सेम बलून यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। और मान लीजिए कि बलून फूला हुआ है। अब क्योंकि अगर बलून चिपका हुआ रहेगा तो ये जो कोरोनरी स्टेंट है वो भी उसके ऊपर चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, सिकुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाएगा, मतलब ये सिकुड़ा हुआ रहेगा तो ये चपटा टाइप का रहेगा, ये जो मेटल है ये चपटा टाइप का रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर है बलून। अब देखिए ये गई, इसके ऊपर है बलून और इसके ऊपर ये चपटा टाइप का है। अब जैसे ही बलून फूलेगा तो ये जो मेटल है ये थोड़ी सी क्या होती है कि ये मेटल फैलती भी है, बहुत ज्यादा लचीली भी होती है। तो ये इसमें गई और ये इसमें फैल गई। अब जैसे ही ये फैल गई वैसे ही हम क्या करेंगे कि बलून को चिपका करके, बलून को पिचका करके हम बलून को वापस ले लेंगे, ऊपर इसको खींच लेंगे जिसके साथ बलून आ जाएगी। और इस मेटल को जो ऐसे फूल गया है यहाँ पे, इस मेटल को हम परमानेंटली छोड़ देंगे वहां पे जहां पे कोलेस्ट्रॉल का जमाव है। अब इससे क्या होगा, अब इससे हमें भविष्य में ये खतरा तो नहीं रहेगा कि यहाँ पे ये जो प्लेग है ये पूरी तरह से दब जाएगा और यहाँ पे मेटल रहेगा तो एक तरह से दबा हुआ ही रहेगा, और ये जो सिकुड़ी हुई आर्टरी है वो फैली हुई ही रहेगी, वो वापस से सिकुड़ने के कंडीशन में, सिकुड़ने की स्थिति में नहीं आ पाएगी तब जब हम इस मेटल को लगा देंगे तब। लेकिन जो बलून एंजियोप्लास्टी है उसमें वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन में, अपनी पहले वाली स्थिति में ये आ सकती है। अभी हमने क्या किया कि बलून से थोड़ा सा उसको चिपटा किया। अब बाद में क्या होगा कि बाद में अगर आप फिर भी खाएंगे तो हो सकता है कि ये फिर से ब्लॉक हो जाए। लेकिन अब मेटल लगाने की वजह से क्या होगा कि ये ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि ये जो आर्टरी है उसको एक तरह से एक लोहे ही समझ लीजिए कि लोहा टाइप का ही है, लेकिन लोहा जैसा नहीं है। लोहा बहुत ज्यादा कठोर होता है, ये मेटल है, मेटल का बना हुआ है और ये थोड़ा सा एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है लचीला है, फैलने वाला है। तो इससे क्या होगा, इससे वापस में भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिससे कि ये पूरा ब्लॉक हो पाए या फिर ये जो आर्टरी है ये पूरा सिकुड़ पाए। तो ये चीजें हम करते हैं, इसमें सर्जरी इस टाइप की होती है कोरोनरी स्टेंट में। चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा एथेरेक्टमी। एथेरेक्टमी, अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां भी टमी लगी हो इसका मतलब है किसी चीज को निकालना, चाहे वो किसी भी अंग से आप निकाल रहे हो सर्जरी करके। तो यहाँ पे लगी हुई है क्या, यहाँ पे लगी हुई एथेरेक्टमी। आप चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है सर्जरी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या फिर ग्राफ्ट परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी
या फिर बलून, हम इसको एंजियोप्लास्टी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, कोरोनरी स्टेंट बोल सकते हैं, या फिर हम इसको एथेरेक्टमी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें हम देखते हैं कि जैसे आप दीवार में ड्रिल से छेद करते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है ये चीज, ये यहाँ पे जम गया है कोलेस्ट्रॉल या फिर बहुत सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी होती है जो आप खाते हैं, फैटी फूड, ये सभी जम गई है, ठीक है। अब यह इसको क्या करना है, इसको जिस तरह ड्रिल जो होता है जो दीवार में छेद करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको अगर हम लगाते हैं, उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो क्या करती है, आगे से बहुत तेजी से नाचती है, पतली सी होती है, बहुत तेजी से नाचने लगती है, और हम जैसे ही दीवार में लगाते हैं वैसे ही वो छेद करने लगती है। तो ठीक इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे ड्रिल टाइप का होता है, कैथेटर होता है, उसके नीचे एक लगा होता है ब्लेड पतला पतला, और ये क्या करती है, इसको काटने लगती है और इसको फिर काट करके निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एथेरेक्टमी। तो आपको समझ में आ गया कि हम इस चीज को कट करके निकालेंगे, मतलब टमी लगी है मतलब रिमूव करके निकालना। अब यहाँ पे हम किसको रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल या फिर ये जो प्लेग बन गई है, अब जनरली आप इसको प्लेग ही बोलिए, ये जो प्लेग बन गई है उसको हमने निकाल दिया है एथेरेक्टमी करके, सर्जरी करके, जिसका नाम है एथेरेक्टमी। अब पांचवा क्या है हमारा, अब हम देख लेते हैं कि पांचवा क्या है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवैस्कुलराइजेशन, स्पेलिंग देख लीजिए, ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवैस्कुलराइजेशन, मतलब RES रिवैस्कुलर, VASCULARIZATION, ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवैस्कुलराइजेशन। अब इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें जो एक CO2 स्पेशल एक लेजर होता है जिसमें CO2 लगा होता है। अब इसका क्या काम है, अगर ये हमारा दिल है और दिल के होते हैं 4 भाग, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, ऊपर वाले को हम बोलते हैं एट्रियम या फिर हम बोलते हैं एट्रिया, नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल या फिर हम दोनों को साथ में वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं। तो एक साइड राइट होती है और एक साइड लेफ्ट होती है। तो ये जो लेजर है ये क्या है, ये एक स्पेशल लेजर है, CO2 स्पेशल लेजर है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारा दिल है, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब नीचे वाले में क्या करते हैं, नीचे वाले में हम छोटा छोटा सा होल करते हैं, छेद करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो सेकंड लेयर है हार्ट की, जो सेकंड परत है, जो दूसरा परत है हमारे दिल की, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, उसमें सही से खून का संचार हो सके, उसमें सही से ब्लड का फ्लो बन सके, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम एक तरह से चैनल क्रिएट करते हैं। अब चैनल का क्या मतलब है, चैनल का मतलब है कि वहाँ पे जैसे ही छोटा छोटा सा छेद होगा तो क्या बनेगा, वो एक सिस्टम बन जाएगा, जिससे कि ब्लड का फ्लो, ब्लड का संचार बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक CO2 स्पेशल लेजर होती है, जिस तरह हम समझते हैं कि लेजर लाइट होती है, उसी तरह हम CO2 स्पेशल लेजर होती है, जिससे कि हमारे दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल में चैनल्स बनाया जाता है और उन चैनल्स की वजह से खून का संचार हमारे दिल में बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए ये वाली सर्जरी हम करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि सर्जरी में भी बहुत सारी सर्जरी है जिसमें आपको लगता है कि आप ये वाली करवा सकते हैं, या फिर आपका जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, डॉक्टर उसके हिसाब से इन सभी में से कोई एक सर्जरी आपके लिए सेलेक्ट करते हैं जो आपको सूट करे। तो इसीलिए आपको अभी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह आप अगर एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप यूं ही किसी के पास जाकर के, क्या वो डॉक्टर सही दवाई दे रहा है, क्या आपका इलाज सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सर्जरी हुई, किस तरह से दवाइयाँ होती है और किस तरह से आपको रहना है जब आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। तो अब अपने लाइफस्टाइल में भी आपको चेंजेस करने हैं। वो क्या करने हैं, आपको अच्छा खाना खाना है, पोषक तत्व वाला खाना खाना है, पानी पीना है अच्छे से, आपको साफ पानी पीना है, आपको रेस्ट करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है भारी वाला, आपको थोड़ा बहुत हल्का एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो स्मोकिंग होती है जैसे कि सिगरेट हो गया, आपको जो नशा पानी होता है वो आपको छोड़ना है। आपका अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले वो आपको कम करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आपको उसकी भी दवाई लेनी है, क्योंकि इन सभी की वजह से
आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना है। इसका क्या मतलब होता है, घर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारी परेशानी आती है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां आपको होने लगेंगी। हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी जाएं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर हम नहीं कह सकते, आज का जो नॉलेज था वो आपको जिस तरह से मैंने दिया, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस चीज़ को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप जा करके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इन सभी का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे मैसेज भी भेज सकते हैं। आपको जो भी समस्या है आप वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।